नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे इस हिसार प्रॉपर्टी से जो हमने एक प्रॉपर्टी से संबंधित लाइव मंच आप सबके लिए तैयार किया है उस पर आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ मेहमान के तौर पे हमें और आप सबको कुछ नए विषयों पर जानकारी देने के लिए रोहतास मोर जी हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, आप सबके जो क्वेश्चन आते हैं, कमेंट आते हैं और लगातार हम हिसार शहर की जो प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, वो आप सबके लिए लेके आते हैं। तो खास करके हम जो कॉलोनी प्लॉट्स की बात करते हैं, आज उस विषय को हम छोड़कर एक अलग विषय पे बात करना चाहेंगे। रोहतास जी है, पिछले कई सालों से बड़ा जीवन का एक्सपीरियंस भी है और अभी जो प्रॉपर्टी बाजार है उस पर बड़ी बारीक नजर रखते हैं। तो सर, अभी अगर हम हाल फिलहाल में किसी भी विशेष प्रॉपर्टी की बात ना करें, हिसार का बाजार कैसा है प्रॉपर्टी का? सर, हिसार प्रॉपर्टी का बाजार बहुत ही उज्ज्वल भविष्य जी प्रॉपर्टी की तरफ से है। हाँ। जितने भी डीलर भाई हैं, इससे जुड़े हुए लोग हैं, हाँ। आप पिछले 4-5 साल से अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी में एक तरह से बूम आया है। जी। और हिसार इंटरनेशनल लेवल का एक सिटी उभर कर आया है। जी। चाहे वो एयरपोर्ट की वजह से हो, चाहे अभी ये महानगर भी बन गया है। जी। और अपने एडमिनिस्ट्रेटर भी सर नियुक्त किए गए हैं। जी। तो उसके दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो हिसार का जो प्रॉपर्टी बाजार है, आपने देखा होगा पिछले, जो मैं समझ सकता हूँ, तो हर 10 साल में एक बार प्रॉपर्टी वितरण चाहता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी आप देखो 2016-17 से स्टार्ट हुई थी प्रॉपर्टी। जी। 18, 19, 20, 21 लॉकडाउन भी रहा, पेंडेमिक मतलब पूरी। हाँ, बिल्कुल सब कुछ रुक गया था, प्रॉपर्टी नहीं रुकी। प्रॉपर्टी उस दौरान भी नहीं रुकी। जी, बिल्कुल। और हिसार की डेवलपमेंट ऐसी जगह पर जहाँ पर सिंगल रोड हुआ करते थे, वहां पर इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनी कट रही है। जी, सही। ठीक है, उसमें कुछ अप्रूव्ड भी है, कुछ अनअप्रूव्ड भी है। जी। तो मेरे ख्याल से तो जो आपका प्रश्न है भाई, हिसार प्रॉपर्टी बाजार को लेकर मेरा नजरिया ये कहता है भाई ये आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और हमारे जो लगातार हमसे जो व्यूअर जुड़े हुए हैं, खास करके जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं सर, वो भी सहमत होंगे। एक सर, हिसार ऐसा एक हब बन गया जहाँ पर ये मानिए आप कि इधर अगर राजस्थान जो हमारा लग रहा है, राजगढ़ साइड, इधर हम कहेंगे कि गंगानगर तक, इधर ये मानिए पूरा फतेहाबाद सिरसा तो है, और इस साइड में जींद के तल और इधर भिवानी रोड तक, यहाँ तक के इन्वेस्टर हैं, यहाँ आकर के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं, घर बना रहे हैं रेजिडेंस के तौर पर। तो इन सब के पीछे आप ये कहेंगे कि जो 2041 में एक जो मैप आया है कि इस प्रकार से हिसार डेवलप होगा, तो उसको आप कैसे देख रहे हो कि कितनी की चीजें हैं, नई डेवलपमेंट होगी, और जो ये लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनको कब तक इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए? देखो सर, इन्वेस्टमेंट की कोई समय सीमा नहीं होती है जी। एक प्रॉपर्टी बाजार है, एक आप इन्वेस्टमेंट का एक और बहुत बड़ा बाजार है जिसको आप शेयर मार्केट कह सकते हैं। जी। और बाकी जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होती हैं, इंश्योरेंस सेक्टर हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, आपका और बॉन्ड्स वगैरह का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है। जी। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर असीम संभावनाएं हैं, लेकिन कोई सेक्टर कभी चलता है, कोई सेक्टर कभी चलता है। हाँ, जब वहाँ जैसे अभी पहले सर, बिल्कुल एक बार थोड़ा मैं रोकूंगा आपको कि आज से लगभग 1 साल पहले तक सेक्टर 1, 4 या फिर हम कहेंगे सूर्यनगर का जो फाटक था, उसको पार करने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो रुकी हुई थी, और एकदम जैसे ये फ्लाईओवर आया तो ये उछल पड़ा। सर, इसमें थोड़ा बारीकी से और नजर डालोगे जी, तो फ्लाईओवर से पहले, हाँ, जब ये पुल नहीं बन रहा था, रुक भी गया था एक तरह से, और बहुत लंबा प्रोजेक्ट ये चला, इतना लंबा था नहीं, 5-6 साल, बिल्कुल टाइम काफी। लेकिन आपने जो सेक्टर की प्रॉपर्टी देखी है, मैं कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर सेक्टर की बात कर रहा हूँ। सेक्टर में पहले जो डीलर भाई हुआ थे, जी, काम कर रहे हैं, कर रहे थे, उनको उनके लिए एक ऑप्शन था
जब भी कोई इन्वेस्टर आता था, सर कुछ साल होते ये हो जाएगा, कुछ साल होते ये हो जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा उछाल नहीं आया अगर आप बारीकी से देखेंगे तो। वो उसी ठीक बात कह रहे हो सर जी। बनने के बाद उछाल नहीं आया, लेकिन बनने के दौरान आया। हाँ, बनने के दौरान लोगों के अंदर एक क्रेज था भाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ पर ये होगा वो होगा, लेकिन वो सपने तो फिर क्योंकि ये प्रोजेक्ट लंबा चल गया ना। हाँ। ये प्रोजेक्ट 2019 में स्टार्ट हुआ जी। बनना था 2000 मतलब कंप्लीट होना था 2021 में, ठीक। डेडलाइन बढ़ते बढ़ते 3-4 साल और खींच दिए। तो जो लोगों का एक क्रेज था, लोगों की एक उत्सुकता थी भाई हम कनेक्टिविटी हमारी सही हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो पहले निचोड़ चुके हैं इन्वेस्टर को, इन्वेस्ट करवा और इधर आपने देखा डेवलपमेंट बहुत हाई राइज किया है। जी बिल्कुल। जब ये स्टार्ट हुआ था ये पूरा अर्बन एरियाज, मेरे ख्याल से हिसार का सबसे बड़ा अर्बन एरियाज है ये, सेक्टर 3, 5, 4, 1, ठीक है, इधर सेक्टर एक ही रोड के ऊपर सबसे ज्यादा सेक्टर। हाँ, सबसे ज्यादा सेक्टर है, तो सबसे बड़ा अर्बन एरिया है। इस अर्बन एरिया को फिलअप करने के लिए जितने भी डीलर भाई लग रहे थे सेक्टर में काम करने के लिए लग रहे थे, तो एक उछाल सा मतलब चला जो 2023 में थोड़ा रुक गया, तो अराउंड 60,000 के आसपास रेट थे उस समय, 55-60,000 उस समय ये लग रहा था कि भाई मंदी आएगी, थोड़ा डिप भी हुआ था ना। हाँ बिल्कुल भाई मंदी आएगी अभी, क्योंकि 10 साल वाला वही फिर 2012 में चले गए लोग, 2012 में चले गए, ठीक। बट 6-7 महीने के बाद फिर वही बात आ गई पुलवाड़ी एयरपोर्ट के 8-9 बार उद्घाटन होना, बिल्कुल लोगों के अंदर फिर वही आपने एक अपने ही पर्सन में उत्तर भी था उसका, भाई हिसार जो है इतने अराउंड दूर के इन्वेस्टर यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, लेकिन बड़े शहरों से भी कर रहे हैं सर, ठीक है। हिसार में नहीं है क्योंकि हिसार स्टील सिटी है, ठीक है। अब इतनी बड़ी कंपनी है, आप घर की मुर्गी दाल बराबर मानते हैं लोग, जिंदल फैमिली है, मित्तल फैमिली है, एशिया के बहुत सारे नामी ग्रामी लोग यहीं से मतलब बढ़े हैं, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए लोग इन्वेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, और डेवलपमेंट और बढ़ती चली जा रही है। कुछ एजुकेशन का भी प्रभाव है ना, एजुकेशन, हाँ 3 यूनिवर्सिटी यहाँ पर हैं जो कि अच्छी है, एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, और एक अच्छी ग्रेड की यहाँ पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी काम कर रही है, गुरु जमशेदपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने कुछ तो काम किया ही है, ऐसी यूनिवर्सिटी दी है, ठीक है, काम हुआ है। तो हम तो प्रॉपर्टी से जुड़ी मेन बात करें, ये एक फैक्टर है जिसने हिसार को उठाया है, और अभी फिर देख रहे हैं भाई सेक्टर में बहुत ज्यादा हलचल नहीं है जी, अभी भी बिल्कुल ठहराव टाइप है। 1-2 साथी मुझे मिला भी था, एक तो टोकन भी छोड़ गया वैसे तो, ठीक है, उसकी हो सकता है प्लॉट के डिमेरिट भी हो सकते हैं, कई लोकेशन होता है भाई कोई टी पॉइंट का है, कोई बिल्कुल ही आउट लोकेशन में है, उसका सौदा कर दिया सबने। तो कई बार ये भी होता है सर कि कई बार जो सीधे जिसको घर बनाना हो, वो खास करके ये लोग, और तो हमारे साथ भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जब गांव से आए हैं तो ज़्यादा पता नहीं होता मार्केट के बारे में, सेक्टर कौन सा सेक्टर है, क्या रेट चल रही है। तब शुरुआत में जब आए हमने भी एक साउथ फेस का टी पॉइंट बिल्कुल वो ले, हमें पता भी नहीं था क्या टी पॉइंट होता है, क्या साउथ फेस होता है, इस टाइप से। और बाद में जब वो यहाँ रहे तब मेरे डीमेट्स का पता चला। तो ऐसा भी कई बार होता है सर, और चलो वो तो हमारे साथ जो जिन साथियों जुड़े थे बड़े अच्छे थे, ठीक सौदा करवाया। लेकिन कई बार जो सौदा कर ले, साई वगैरह हो जाए, उसके बाद में पता चलता है रेट में तो कुछ ऊपर नीचे हो गया, है ना। हाँ, थोड़ा कहीं नहीं रहता है ऐसा भी, वो एक बैड प्रैक्टिस मानता हूँ उसको, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर जब भी आता है, मकान खासकर जो रहने के लिए लेता है, वो अपने खून पर पसीने कमाई एक सपना होता है उसका, उसके साथ इस टाइप का कोई काम कर रहा है तो मैं तो उसको कंडम करता हूँ पूरी तरह से। इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तोड़ना 1 मिनट का काम होता है। और इन्वेस्टर अपने फैमिली को शहर में बच्चों को पढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करके तब वो यहाँ पर प्लॉट लेने के लिए, मकान बनाने के लिए सोचता है, और उसके साथ इस टाइप की बात हो जाए तो वो गलत होती है बात। जी सर, अब इसी से जुड़ा वही मेरा जो मैं लगातार साथियों से बात भी करता रहता हूँ और जिनका अनुभव है उनसे भी बात करता हूँ। तो एक आम आदमी आए, गांव से आए, कोई कर्मचारी, अधिकारी, या फिर कोई बच्चों को पढ़ाने जैसे आपने कहा, या शहर अंदर के शहर में जो पुरानी कॉलोनियाँ वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो सेक्टर्स में आए, तो क्या सर्च करें, क्या देखें कि उनके साथ ठगी बेईमानी ना हो, क्या क्या कौन से ऐसे फैक्ट मानने आता हूँ। देखो, मैं तो मेरा तो प्रॉपर्टी में जब से आया हूँ मैं, वैसे मेरा एक्सपीरियंस है मेरा वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ था। जी, पहले इन्वेस्टर का। जी, मैं प्रॉपर्टी में तो 2-3 साल से 3.5 साल से जी,
ठीक, उससे पहले जुड़ तो रहा था लेकिन डायरेक्ट डील वगैरह में नहीं करता जी, था। जी। और एक एम्प्लॉइज होने के नाते हम अपना इंटरनल पर्सनालिटी जैसे मानते हैं हमारा ये है, वैसे सामने वाले को भी मानते हैं। सही सही। लेकिन कई बहुत ज्यादा उत्सुक व्यक्ति जैसे जैसे मतलब यूँ समझते रातों रात में इधर उधर वो करके करोड़पति अरबपति बन जाओ, वो लोगों के साथ गलत कर देते हैं। नहीं आप सर, सोच कर देखो सर, ये बात तो मैंने मानी आप सर। नहीं आपका जो जी, पर्सन जी, समझ जी, करना, जी, आप सोच कर देखो सर, कोई अगर जैसे किसान वर्ग से कोई भी आता हाँ, है, हाँ, उसके पास 8-10 एकड़ जमीन है, हम्म। ठीक है, और वो खेती बाड़ी की जमीन है, हम्म। वो 8-10 एकड़ सारी बेच देना, तब जाके यहाँ 200-250 गज की उसको मतलब बेकार सही बेचता सही है। सही। ठीक है, अब वो इस बात को देखे भाई क्या क्या फैक्टर देखे, या फिर सर कोई कर्मचारी है हाँ। जिसने 58-60 साल तक नौकरी की, उसको जो पैसा मिला वो लगा दिया, वो उठा के लगा दिया, तब एक प्लॉट या हम कहेंगे कि कहीं अगर ये अच्छी जगह एक घर में बनेगा, तो उसके साथ अपने पूरे जीवन का जो लेके आए वही बेईमानी ना हो, वही बात किया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। सबसे पहले तो जो वेल कॉलोनी जी। एक तो उड़ा की होगी, जी। हाउसिंग बोर्ड की होगी, हम्म। और ऑथराइज कॉलोनी है या आबाद कॉलोनी है, जी 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 जी। ठीक, उसमें इन्वेस्ट करे वो। हाँ। ठीक है, जो छोटी छोटी कॉलोनियां दुनिया भर की कट रही हैं, जी। मैं तो उसको अवॉइड करवाता हूँ। जी। इन्वेस्टर को वहाँ पे इन्वेस्ट मैं रिकमेंड नहीं करता, बाकी जिसका प्रोफेशन है जी, वो करो, हमें कोई मतलब हाँ, नहीं। मतलब ये दो चीजें हाँ। कि इसमें आप जैसे लगातार हुडा या सेक्टर्स प्लॉट्स में या फिर हाउसिंग बोर्ड में या अप्रूव्ड कॉलोनियों में आप लगातार काम कर रहे हो, उसको आप बारीकियों से देख रहे हो, बिल्कुल। पर वहां पर भी आप एक इस बात से आप भी सहमत होगे सर कि सबका बजट वहां का नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा कहीं कहीं बाहर की कॉलोनियां कटती है, मजबूरी बस मान लीजिए, या उनकी कहीं और सारी चीजें वहां पर भी अगर थोड़ा देखभाल के आदमी करे काम, तो वहां पर भी ठगी होने से बचा जा सकता है। हाँ बचा जा सकता है सर, लेकिन आपने एक प्रश्न जो किया कि भाई इतना बजट की बात जी करी, जी जी। जो मैंने कॉलोनियां बताई, हम्म। जैसे हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का बताया मैंने, सेक्टर का बताया, अप्रूव्ड कॉलोनी का बताया, हम्म। वहां पर 15 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, 15 लाख रुपए से आपको एक फ्लोर फ्लोर मिल जाएगा। फ्लोर मिल जाएगा, ठीक है, और आगे बढ़ते हुए फिर 20-22 लाख रुपए, 25-30 लाख रुपए, 40-45 लाख रुपए, 55-60 लाख रुपए, ठीक है, 70-75 लाख रुपए, जिसका 75 लाख से ऊपर बजट चला जाता है, फिर उस सेक्टर के छोटे प्लॉटों में आ जाएगी। हाँ, हाँ, 100 गज का प्लॉट है, जी, जी। 125 गज का है, थोड़े छोटे बड़े होते हैं ये। और फिर भी बड़े बनाए घर हैं, जैसे अप्रूव कॉलोनी बहुत सारी, आबाद कॉलोनी है, उसको बजाय हाँ आप एक हाँ भी आपने एक ऑप्शन दिया साइड में, हाँ कि तो भाई वही ऑप्शन है, जी, जी, जी। और वो उसमें ठगी की कोई गुंजाइश नहीं है। डीलिंग में ठगी नहीं होनी चाहिए, मतलब डीलिंग में ठगी हो सकती है, कोई जागरूक रहना पड़ेगा, हाँ, और उसको कागज में करना ठगी पड़ेगा। नहीं, कागजों में ठगी नहीं है। कागजों में ठगी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्यूमेंट पूरे मिलेंगे। हाँ मैं उन्हीं को प्रेरित करता हूँ, जी, ठीक है, और मेरे संपर्क में जो भी आते हैं इस बात को भी समझते हैं, हाँ। और कई डीलर भाई भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट में करते ही नहीं, हाँ हाँ हाँ। और उनका अच्छा काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब उनका काम माड़ा है, हम्म। जो प्राइवेट में करते हैं उससे ज्यादा है। जी। हमने ऐसे ऐसे डीलर भाई देखे हैं जो 10-12-15 साल से इसमें लग रहे हैं, 12 साल से, ठीक है, जो उन्होंने शुरुआत करी थी तब से लेकर 2017-18 तक को खास मतलब अर्निंग नहीं कर पाई, भाई दाल रोटी चली बस। उसके बाद इधर 5-6 साल के अंदर एक अच्छा अर्निंग उन्होंने की है। अच्छा अर्निंग का मतलब ये, अगर कोई आपने अभी कोई गवर्नमेंट जॉब की बात करी थी, कोई एम्प्लॉइज है जी, जी, जैसे वो बी ग्रेड का है या ए ग्रेड का है, ठीक है, वो एक बार सपना लेकर आता है, वो लोन ले लेता है, फिर रिटायरमेंट तक वो लोन की पेमेंट करता चला जाता है, ठीक है, और भगवान ऐसी करे सबका मतलब नौकरी ठीक ठाक रहे, कहीं बीच में गड़बड़ हो गया तो बहुत टेंशन में हो जाते हैं वो, जी, जी, और कैसे हम लोग किसने मरी जाएगी, हाँ, हाँ। पूरी फैमिली के ऊपर उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन इधर जो डीलर भाई जी ने साफ सुथरा फेयर की डीलिंग करी, उनका जीवन मैंने ये देखा, जीवन स्तर फाइनेंशियली खासकर, जी जी, क्योंकि हेल्थ तो फिजिकल हेल्थ भी होती है, मेंटल हेल्थ भी होती है, मेंटल हेल्थ भी होती है, रूहानी हेल्थ भी होती है, जी, जी। वो ठीक ठाक है सबकी उनकी। 5-6 साल में ही ऐसा है। और एक आकलन में बता दूं, यहाँ इन कॉलोनियों में अब जिसमें आप बैठे हुए हैं, सेक्टर 1, 4 का, 5 का, 3 का जो एरिया, इसमें जो काम कर रहे हैं, ऐसा कोई डीलर नहीं जिसने 2017-18 से काम शुरू किया और 22-23 तक का खासकर बोलूंगा मैं, जिसने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए ना कमाया। हाँ, ऐसा कोई डीलर नहीं। ठीक बात है। जो एक सरकारी कर्मचारी है, हाँ, पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपए में हाँ, वो रिटायरमेंट लेगा अंदाजे वो 1 करोड़ रुपए बड़ी मुश्किल से और यहाँ साफ सुथरे काम में भी साफ सुथरे काम में वो भी बिना किसी ठगी बेईमानी के, सिर्फ अपना साफ जो सुथरा जिसको बोलते हाँ, हैं। जी जी जी,
देखो अपना हक छोड़ो मत, दूसरे का मारो मत। अच्छा चलो सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी इसीलिए हम आज इस चर्चा पे बैठे हैं कि कार कॉलोनियों के भी बहुत ऑप्शन हैं, अप्रूव्ड के लिए है, सेक्टर्स थोड़े क्योंकि एक जिसका ठीक बजट है वो आ पाए। तो जो ये हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट्स हैं, हाउसिंग बोर्ड के जो फ्लैट्स हैं सर, इनमें एक बार मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो इनमें साइज क्या होता है, और साइज कितना जी, फिर आगे की बात करेंगे इसमें क्या क्या साइज मिल पाते हैं। हाँ साइज सर यहाँ पर 35 मीटर के 35 गज के हैं। 35 गज, हाँ जी ठीक है। तो वीकर सेक्शन के लिए हैं वो, लेकिन वो डी कैटेगरी कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। अभी ऑप्शन भी आएगी। जी जी। उसके बाद 72 गज के हैं जो ओल्ड बोलते हैं सेक्टर 4 पार्ट 1 के। 72 स्क्वायर यार्ड में वो फ्री होल्ड है, यानी आप ही का प्लॉट है, हाँ। आप ही का फ्लोर है, ऊपर भी बना सकते हैं। 72 गज में, 72 गज में जमीन भी है, जमीन से लेके ऊपर तक। ऊपर तक का, हाँ, हाँ, ठीक है, बना के रखा लोगों ने। 72 गज में ये किस रेंज के आसपास मिलता है? ये सर आप रेंज मान के चलो यहाँ पर 50 लाख से लेकर, और 50 में शायद मिले भी ना आप तो कोई और लोग इसमें मिल सकता है, 60 से शुरू होते हैं, हाँ। और 1 करोड़ रुपए तक है। मतलब 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का जिसका बजट है वो हाउसिंग बोर्ड में अपना जमीन से लेके ऊपर वाली छत तक का घर ले सकता है। ले सकता है 72 गज का, 72 गज। 72 गज, ठीक ठीक है, ठीक हाँ है। जी। ये सही है सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसी हाउसिंग बोर्ड में एक पार्ट 2 है, सेक्टर 4 पार्ट 2, जो कि यहाँ के बहुत ही बड़े इंडस्ट्रीज रहे हैं उनके नाम पर ऑनर किया गया। जी जी, ओपी जिंदल के नाम से बोलते हैं, लेकिन वो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का है। हाँ। किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर ओपी जिंदल का नाम नहीं, ये एक सम्मान है, एक सम्मान है। ठीक है, वो आपके फ्लोर है जी, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है, और इसमें भी 4 कैटेगरी की फ्लैट्स हैं। अच्छा जी। एक है 35 गज के जो 4 फ्लोर है, ठीक है जी, ठीक, ग्राउंड फ्लोर से लेकर और आपके 35 गज के फर्स्ट फ्लोर से 4th फ्लोर तक 4 फ्लोर है। हाँ 4 फ्लोर है। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद इसमें भी एक जैसे 72 गज के हैं, LIG बोलते हैं इसको, लो इनकम ग्रुप, ठीक है जी। उसके फ्लोर हैं जो कि 75 गज के 76 गज के, एग्जैक्ट 75.58 है, 76.73 है, कोई और होगा तो बढ़ा भी है। ठीक है, लो इनकम ग्रुप बोलते हैं इसको। इसका उसके बाद आता है MIG। हाँ जी, LIG, हाँ लो इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप है जो 119.33 गज के। अच्छा जी, लगभग 120 के आसपास। 120 ही बोलते हैं हम भाषा में, 120 गज उड़ा देंगे। हाँ, ठीक, इसमें फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। ठीक है जी, इसमें 2 ही होते हैं। 2 ही, ठीक है जी। LIG में भी 2 ही हैं। LIG में, हाँ जी, ठीक है सर व्हीकल सेक्शन वाले 4। 4। फिर अगला जो ग्रुप है वो है सर HIG, अच्छा जी, हाई इनकम ग्रुप। हाँ, तो ये निकाले थे थोड़ा सा हाई इनकम, ठीक है, उस समय के बेस के हिसाब से थे, उसे वही भर सकते थे इसमें जिसकी इनकम उस लेवल की है, वही एप्लीकेशन लगा सकते थे उसमें। वो 149.50 है, उसको 150 गज बोलते हैं जी, आम भाषा में। 150 गज। हाँ, 149.50 5 मतलब गज है। वही, ये भी 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। अब इनकी प्राइस की बात आती है। अब प्राइस से पहले ना सर थोड़ा सा, क्योंकि हमारी देखने वाली साथी हैं उनको, और खास करके कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको गज में चीजें कम समझ में आएगी। आप ये बताइएगा जो LIG की बात की, उसमें बना हुआ क्या होगा? LIG में सर आपका 410 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया। अच्छा जी, नीचे ऊपर सेम है। ठीक है जी। नीचे वाले में उसको आगे और पीछे आंगन मिलता है। ठीक है जी। ठीक है, ऊपर वाले में बालकनी मिलती है। जी जी, ठीक ठीक है, इसलिए नीचे वाली कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा, ठीक है सर। ये हो गया 410 स्क्वायर फीट एरिया। जी, ठीक है। उसके बाद आता है उसके अंदर बना हुआ क्या है, कितने कमरे? उसके अंदर एक बेडरूम, हाँ जी, एक ड्राइंग रूम, हाँ जी, एक किचन, एक वॉशरूम, जी, टॉयलेट वॉशरूम। ठीक है, ये हो गया। ये है एक थोड़ी मंदिर की जगह है। ठीक है, ये LIG में। ठीक है जी। ठीक है, आगे पीछे मैंने बताया, ऊपर नीचे वही रहेगा, सेम है बिल्कुल सेम। इसके बाद हो गया MIG सर। MIG जो 120 गज वाला। 120 गज वाला। MIG का जो कवर्ड एरिया है वो 643 स्क्वायर फीट है। अच्छा जी। इसके अंदर 2 बेडरूम आते हैं सर, एक 2 ही बाथरूम आते हैं। ठीक, एक अटैच बाथरूम है, एक कॉमन है। हाँ जी, और किचन आती है। ठीक, और पीछे ही वॉशिंग एरिया आता है। ठीक है। जैसे बालकोनी है ना, उस बालकोनी की थोड़ी चौड़ी है वो। जी, वो वॉशिंग एक परिवार अच्छे से रह सकता है। मतलब मीडियम फैमिली के लिए अच्छी है, क्योंकि आपको 2 BHK हो गए। जी,
दो बेडरूम हो गया, डाइनिंग हो गया, किचन हो गया, और आपका बाथरूम हो गया डबल डबल। ठीक है सर। ठीक है, वही आगे पीछे मतलब ग्राउंड फ्लोर में आगे पीछे आंगन मिलता है, ऊपर वाले में वो बालकनी टाइप का मिलता है। ठीक है। फिर आता है सर 150 गज का जी। 150 गज में आपका जो कवर्ड एरिया है वो 739 स्क्वायर फीट है। 739। हाँ जी। ठीक है जी। इसके अंदर 2 बेडरूम है, एक स्टोर रूम है, लिविंग प्लस डाइनिंग है, अच्छा जी। 2 बाथरूम है, एक किचन है। आगे पीछे हुई फिर मैंने बताया ऊपर वाले के लिए बालकनी, आगे पीछे आंगन, नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले के लिए रहता है। ऊपर वाले के लिए इन सभी में पार्किंग रिजर्व है। अच्छा जी। हाँ जी, ऊपर वाले के लिए। अच्छा, नीचे पार्किंग सबके लिए। HIG में सभी में। अच्छा, सभी में है। हाँ जी, NIG में भी, LIG में भी और HIG में पार्किंग सबके लिए। ठीक है। ये सबसे बेस्ट, ये भी दिक्कत नहीं है। हाँ। और यहाँ पर रोड वगैरह कितने चौड़े होते हैं सर? 12 मीटर के सर इसमें है नई वाले में, और जो पुराने वाला है उसमें वही 9 मीटर के 10 मीटर के होते हैं, जो वही जैसे सेक्टर 4 पार्ट 1 पहले कटा था तो पहले ये 9 मीटर के होते थे। ठीक है, मैं तो 40 मीटर के भी हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये 9 मीटर के ही हैं। ठीक है सर, ये हो गया अपना एक तो आपने एरिया बता दिया, फिर इनमें क्या बना वो बता दिया। अब रेट हो सर? रेट सर जैसे कि अभी आज कल ही आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, लगभग सभी पेपर में होगी जी। जो वीकर सेक्शन वाले हैं EWS वाले, वो सेक्टर 1-4 के आए हुए हैं जी। उसमें लगभग 4.5 लाख रुपए रिजर्व प्राइस है। ठीक है, आप ऑक्शन ऑनलाइन मतलब रजिस्टर करके उसकी डेट अभी जुलाई से शुरू होते हैं, अगस्त तक ये ऑक्शन चलेंगे अलग अलग शहरों की। ठीक है। तो आप उसमें सक्सेसफुली 4 बिल्डर होंगे तो आपकी बोली में छूट जाएगा। अच्छा, 4 कम से कम बोली लगाने वाले? हाँ जी। ठीक है। 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, वापस नहीं मिलेगी? हाँ, बाकी वो EMD हो 10% जमा करो। EMD बाद में? क्या जी? EMD पहले जमा होती है सर, ऑक्शन होने से पहले होगी? हाँ, ऑक्शन होने से 24 घंटे पहले। EMD क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए सर। EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। जैसे रिजर्व प्राइस कोई भी है उसका 10% मान लेते हैं कि एक 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए पहले जमा करने, 50,000 रुपए आपको जमा करवाना है, वो मिल जाएंगे वापस अगर आपको प्लॉट नहीं छूटता है तो जी। 1,000 रुपए प्लस में GST जी, जो रजिस्ट्रेशन फीस है। हाँ, वो तो मिलेगा नहीं, वो नहीं मिलेगा, ये आपकी रिफंड हो जाएगी। अगर आप सक्सेसफुल बिल्डर हैं, आपके नाम छूट जाता है जी, तो आपको जो प्राइस आपको तय होगी उसमें लास्ट वाली जी, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब अच्छा, EMD अगर किसी को ये प्लॉट अलॉट हो जाता है सर जी, तो ये जो 50,000 या 10% है तो उसमें फिर 25% भरने होते हैं? हाँ जी, 25%। तो ये 10% उसी में चले जाएंगे? उसी में चले जाएंगे। अच्छा, मतलब 15% और भरने? हाँ, 15% और भरने। फिर आगे किस्तें बन जाएंगी उसकी 6 महीने की। अच्छा, 3 साल की। 3 साल की, 3 साल का टाइम मिल जाएगा अगर पूंजी इधर उधर से आनी है तो भी आ जाएगी। हाँ जी, ठीक है। तो ये सर बड़ी अच्छी बात बताई साथियों। आज हम सब सर के साथ इसीलिए स्पेशल बातचीत कर रहे हैं कि जो हाउसिंग बोर्ड के जो प्लॉट्स हैं, हाउसिंग बोर्ड के जो फ्लैट्स हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको इस टाइप का एक घर चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं हो, पार्क भी होंगे सर? पार्क है इसमें, एक बड़ा पार्क है, छोटे छोटे कई पार्क है। हाँ। और जो पुराना हाउसिंग बोर्ड है जो 72 गज वाले फ्री होल्ड बताए जी, उसमें 3 पार्क है सर। अच्छा। 2 बड़े पार्क, एक छोटा पार्क। एक बात और सर, मेरे भी नॉन 1-2 साथी तो ऐसे हैं जिनको ये प्लॉट हुआ था कभी जी, और उन्होंने किस्तें वगैरह नहीं भरी, और फिर मतलब जैसे कैटेगरी वाइज SC में, BC में, जनरल में, महिला में, इस टाइप से मिले। तो क्या अब जिसको पहले अलॉट हुआ उसने कुछ किस्तें नहीं भरी, 1-2 किस्तें भर दी हो, तो वो उसके बाद में अब वो वापस सरकार के पास चला गया, या उस आदमी को उसमें अभी तक उसकी कुछ स्वामित्व बचा है उसका? सर ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने 2-3 बार मेरे मतलब D कैटेगरी का एक बार मैं वो D कैटेगरी का मतलब बता दीजिएगा सर। हाँ, D कैटेगरी ये था जब ये अलॉट हुए थे। हाँ। उस समय जब एप्लीकेशन कॉल किया गया था हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। हाँ। तो उसमें रिजर्वेशन था। हाँ, ठीक है। SC का, OBC का, हैंडीकैप का, ब्लाइंड का, ठीक है, जनरल का, महिला भी होंगे, और इन सभी कैटेगरी में 30%, 33% महिलाओं के लिए आरक्षित था। सभी कैटेगरियों के अंदर? सभी कैटेगरी में। जैसे मान लो 50% जनरल का जी, तो 50% जनरल के जितने फ्लैट थे उसमें से 33% महिलाओं के नाम जाएंगे।
जनरल की महिला, जनरल की महिला, एससी की जो रिजर्व थी कैटेगरी उसमें 30-33% एससी महिलाओं के लिए रिजर्व थी। ठीक है। तो ये 2014-15 तक जब से ये सरकार आई थी दोबारा 1-2 साल के बाद ही इन्होंने उसको डी कैटेगरी कर दिया था। डी कैटेगरी का मतलब ये था कि भाई पहले अगर कोई एससी का अलॉट हुआ है तो एससी कैंडिडेट ही उसको ले सकता है। पहले ये था जी। कोई हैंडीकैप के लिए अलॉट हुआ है तो हैंडीकैप ही ले सकता है जी। तो वो बड़ा हाउसिंग बोर्ड को रेवेन्यू नहीं आ रहा था, बिक नहीं रहा था और बेचने वाले को ग्राहक नहीं मिल रहा। हाँ, बेचने वाला ग्राहक नहीं मिल रहा था, क्योंकि भाई हो सकता है उस कैटेगरी के लोग उसमें कैटेगरी ना मिले, वो दूसरी कैटेगरी का लोग आए, दूसरी कैटेगरी लोग आए। जी। तो वो डी कैटेगरी कर दिया सर 2016, सब कैटेगरी समाप्त, सब जनरल कर दिया, ओपन कर दिया। कोई भी हो वो कोई भी मकान ले सकता है अगर वो बेच रहा है तो। जी। ठीक है, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड उसकी जैसे उठा काटी की लगती है वैसे ही सारी चीज प्रोसेस है, लेकिन मैनुअल है वो, ऑनलाइन नहीं है। जी, ठीक है। ये जो डी कैटेगरी होने के बाद देखा भाई 2016 में डी कैटेगरी का लोगों को पता लगते 2017-18 चला। तो जब तक ये लोग जो नहीं भर रहे थे, डिफॉल्ट हो गए थे किसी कारण से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं भरा किसी कारण से, तो कोई भी अथॉरिटी इतनी जल्दी उसको कैंसिल नहीं करती जी। ठीक है। वो क्या करता है, जैसे 25% उसने मतलब भरा और फिर पोजेशन के टाइम में 15% और लेके 40% जमा करके और पोजेशन ले लिया। जी। पोजेशन लेने के बाद उसने चाहे एक किस्त भी ना भर रखी हो तो भी वो फ्लैट का हकदार है, उसको अभी भी आज भी हकदार है, आज भी उसका फ्लैट है। बस है उसने उस टाइम से लेकर अभी तक का ब्याज देना पड़ेगा। नहीं भरा उसका पेनल्टी तो बिल्कुल वो पे करके अपना वो ले सकता है, वो ले सकते हैं। हाँ, अगर उसने पोजेशन नहीं लिया ठीक है, फिर उसको मतलब 40% उसने नहीं भरे हैं। हाँ, अच्छा जी, 40% नहीं भरे, हाँ, यानी पोजेशन नहीं लिया। जी। तो उसको वो नहीं मिलेगा, और वो उसने कुछ थोड़ा बहुत भरा होगा तो वो मिल जाएगा उसको वापस 10। या तो मिल गया होगा, हाँ, या तो मिल चुका होगा, हाँ, या उसमें कुछ कटौती होती है 10% होती है, वो एप्लीकेशन दे स्टेट मैनेजर साहब को और अपना रिफंड के लिए क्लेम करें। जिसने कुछ 5-10 लाख रुपए भर रखे हैं बिल्कुल, तो वो उनको या तो रिफंड हो गए होंगे, मैक्सिमम हो गए होंगे ना, मैक्सिमम तो हो चुके हैं, लेकिन अब भी लगभग आपके LIG के, MIG के और HIG के 54 या 55 फ्लैट ऐसे हैं जो सरेंडर हो चुके हैं, वो ऑप्शन माने हैं। अच्छा। हाँ जी, सरेंडर का मतलब लोगों ने लिख के दिया, लिख के दे दिया वहां पर भाई हमारी पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, हम इसको सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि 2014, 15, 16, 17 तक बहुत मंदी थी। ठीक है, EMI लोग नहीं दे कर पा रहे थे। अच्छा। और देखा उन्होंने या कुछ नहीं तो वो सरेंडर कर दिया। लिख के देने वाला ये है सर, 40% के बाद में, 40% के बाद 40% से उसने 60% भी बढ़ रखा है। हाँ, 40 और 40% नहीं भरा तो उससे उसका जो है वो अपने आप ले लिया। हाँ, वो अपने आप ही कैंसिल हो गया, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा और उसके भरे हुए पैसे मिल जाएंगे उसको, या मिल गए होंगे। हाँ, उसमें से कटौती करके कुछ उसको मिल चुके होंगे या मिल जाएंगे। जी। और 40% जिसने भर दिया वो अब भी अगर उन्होंने लिख के नहीं दिया है तो वो आज भी मालिक है। आज भी मालिक है वो, अपना वो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस में जाए, स्टेट मैनेजर साहब के पास, वहां पर अपना फ्लैट नंबर जो उनके पास पोजेशन लेटर और अलॉटमेंट लेटर होगा वो एक एप्लीकेशन लगाए, साहब मेरा ये था, मैंने इसको पे करना है, बताइए कितना हो गया, तो कैलकुलेट करके बता दें साहब इतना और करिए, अपना आपका घर तो है ही, पोजेशन ले ही रखे आपने, आपको यूज करने से कोई मना कर ही नहीं रहा है। जी। तो मोर साहब आपने बड़ी अच्छी बताई, ये कहीं कुछ बात छूट तो नहीं गई हमारी? कौन सी? अपनी रेट वाली छूट। हाँ, रेट वाली मैं वही सोच रहा था। अपने जो दर्शक हैं जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को बारीकी से समझना चाह रहे हैं उनके रेट की बात रहे, रेट की अपन वीकर सेक्शन की बात करेंगे, घूमते यहाँ उधर आके तो वो बात अधूरी रह जाती है। तो हमारे व्यूअर्स हैं जो वो भी इसको मतलब नहीं समझ पाएंगे, ये तो यार परसेंट कट हो गया। तो अब अगला सर आता है लो इनकम ग्रुप वाला, LIG वाले जो 75 गज के जो फ्लैट्स हैं जी, उसकी जो कॉस्ट है वो ग्राउंड फ्लोर की आप मान के चलिए सर 20 लाख से लेकर 28-29 लाख रुपए तक, 75 गज वालों की, 75 गज वालों की। जी सर, OP जिंदर वाले जो है उसकी बात कर रहा हूँ। जी। ठीक है, वो डिपेंड करता लोकेशन के ऊपर, फ्लैट की कंडीशन क्या है उसके ऊपर, किस टाइप से मरम्मत है, उस टाइप उसमें रहे हैं नहीं रहे हैं, उसका थोड़ा सा उसका फर्क है जी। और ऊपर वाले की सर लगभग 15 लाख रुपए शुरू हो जाती है, 18-20 लाख रुपए तक के ऊपर वाले की कीमत है।
15 गज वाले जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, बिल्कुल 75 गज वाले फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर का रहेगा 20 से 28, बताया क्या आपने? हाँ 20 से 28 और ऊपर वाले का 15 से लेकर 18-19 लाख रुपए तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें एक चीज और है सर, क्योंकि ये लो इनकम ग्रुप के थे, तो हरियाणा सरकार ने, जैसे कि हरियाणा बोर्ड जो है, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड 1971 का गठन हुआ, तो एक उद्देश्य था उसका। उद्देश्य ये था कि हम गरीब लोगों को अफोर्डेबल हाउस, छोटे मतलब वैसे हाउस बना के देंगे जिसमें लोग आराम से रह सकेंगे। इस टाइप की हमने हर कैटेगरी के लिए, इसलिए जो कैटेगरी बनी है, जी उसको हम दें। और ये एक हरियाणा हाउसिंग बोर्ड होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली, प्रॉफिट लॉस वाली मतलब ये संस्थाएं थी। जी उल्टा भी तो नए सेक्टर कटे हैं, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के भी नए नहीं आ रहे, पुराने जितने सेल हो रहे हैं। तो उस दौरान उद्देश्य तो पवित्र था, जो सरकार उस समय समझा, मतलब उनकी मानसिकता ठीक, लोगों को फायदा पहुंचाने की थी। हाँ जी, और फायदा पहुंचा भी जी। लेकिन इधर आके कुछ सेक्टर ऐसे गए जिसमें लोगों ने फ्लैट भी सरेंडर किए थे, प्लॉट भी सरेंडर किए थे। आज हरियाणा हाउसिंग बोर्ड और हुड्डा HSBB हुड्डा को बदल दिया है, ठीक है। तो वो उन्हीं की ऑप्शन तो कर रहा है जो लोगों ने सरेंडर किए थे। जी जी ठीक है। अपने इधर सेक्टरों की बात कर लो, जितने प्लॉट ये बेच रहे हैं आज की डेट में, या तो हुड्डा हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को जो जमीन अलॉट करी थी वो वापस ले गए, उसको प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। जी जी। या जो सेक्टर एक्वायर कर ली थी लैंड, वो कटे नहीं थे, उनको ऑक्शन में बेच रहे हैं। पहले तो ड्रा सिस्टम होता था, जी जी, ठीक है, वो इन्होंने बंद कर दिया। तो ऐसे ही हुड्डा में भी, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड में भी हुआ था। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड में जो लो कैटेगरी के अभी मैंने फ्लैट बताई मैंने, इसकी 156 किस्तें थी सर मंथली। अच्छा, पोजेशन लिया उसके बाद, अच्छा ठीक है, 40% बढ़ने के बाद जब जो बाकी बच गया उसको 156 किस्तों में करना है, 156 महीनों में, 156 महीनों में बढ़ना। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपको जानकारी है सर, अथॉरिटी का कोई भी केस हो तो रनिंग इंस्टॉलमेंट में डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, एक ट्रांसफर फीस लगती है उनकी माइनस ही, भाई आपके नाम, आपको फ्लैट है, मैंने लेना है, तो वो डिपार्टमेंट में ही मेरे नाम से पे अलॉटमेंट हो जाता है। जी जी, बस इनमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ठीक है। ये इस टाइप के फ्लैट इसमें LIG में अब भी अवेलेबल हैं, 2-3-4 महीने अभी बचे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये भी एक ठीक बात है सर। जी जी, ठीक है, कि कोई भी आएगा तो उसको 1.5-2 लाख रुपए उसको सेल डीड के लगे, तो अगर वो अर्ली लेना चाहे, आपको बेच रहा है, तो उसको वो 15-20 रुपए का खर्चा आता है, ट्रांसफर हो जाता है, वो ऑनर चेंज हो जाता है उसका। जी, ठीक है, तहसील में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो ये भी एक पॉइंट है ना, बहुत अच्छी बात है सर, फायदे की बात है। हाँ जी, 120 गज वाले जो है सर, 119.33 गज है ये सेक्टर, कोई कॉर्नर वगैरह थोड़ा बढ़ा भी हो सकता है। उसकी जो कॉस्ट है सर, वो 40 लाख से लेकर 50 लाख रुपए। 120 गज का ग्राउंड फ्लोर है, हाँ जी, वो हमें 40 लाख से लेकर 50 लाख रुपए की इसकी कीमत है। ठीक ठीक कंडीशन का मिल जाएगा, ठीक कंडीशन का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाला सर मिलेगा आपको यही चीज 30 लाख से लेकर 35 लाख रुपए की। जी ठीक है, ठीक। अच्छा अच्छा, इसमें ट्रांसफर का नहीं है सर कोई। अच्छा अच्छा, ट्रांसफर नहीं। इसमें 120 महीने की किस्तें थी, जो कि पिछले सालों में पूरी हो चुकी हैं। अच्छा, ये सेल डीड के ही मिल रही है। हाँ बिल्कुल, ठीक, ऑप्शन की करवानी पड़ेगी। जी जी, वो ऑप्शन सिर्फ LIG में है। जी जी। दूसरा सर आता है 150 गज का HIG, जिसमें ग्राउंड फ्लोर का जो मैंने बताया 55 लाख से लेकर और 75-80 लाख रुपए तक के हैं। जो सेक्टर फेसिंग के हैं ये थोड़े महंगे हैं, कॉर्नर भी अलग है, कॉर्नर भी अलग है, क्योंकि उनके पास ग्रीन बेल्ट भी होगी, उनके साथ बेल्ट भी है, कॉर्नर का 10% तो एक्स्ट्रा वैसे ही होता है। जी जी जी, ठीक है, वो थोड़े, इसलिए तो मैं थोड़ा मतलब कॉस्ट ज्यादा बताई है। वेरिएशन देखा ना, कि 55 से लेकर 80 लाख तक मिल रहा है, तो 30 लाख स्टार्ट 55 से मिल जाएगा। 25, और आप ज्यादा उसमें सुविधाएं देखोगे, कॉर्नर देखोगे या बहुत अच्छा बना हुआ देखोगे, तो वो पैसे बढ़ जाते हैं, जिसने लगाया वो लेगा। हाँ जी बिल्कुल जी। और ऊपर वाले की जो कीमत है 40 लाख से लेकर 45 लाख रुपए तक इसकी कीमत है जी। बाकी एक्स्ट्रा कुछ करवा रखा है उसमें, ऊपर वाले में 3 लाख रुपए और बढ़ जाएंगे बस। हाँ, वो करवाए हुए, खास करके सर जो बेचना है जिसको, उसको कैलकुलेट वो अच्छे से कर लेता है, पहले मेरा इतने का मैंने लगा रखा है, ये मामला है। हाँ, इसमें कुछ दाव पेच और भी है सर। इन्वेस्टर क्या करता है कि जो ऊपर फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर अलग अलग मालिक हैं, तो इसमें कुछ इस टाइप के भी इन्वेस्टर आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, जो ऊपर नीचे का पूरा लेना चाहते हैं। जी अच्छा, जी हाँ, दोनों इकट्ठे ले ले, दोनों इकट्ठे ले ले जी, ठीक है, प्लॉट भी अपना, ग्राउंड फ्लोर भी अपना, और फर्स्ट फ्लोर भी अपनी, और पार्किंग भी अपनी।
ठीक है, पूरे प्लॉट एरिया का मतलब वो उसका हो गया। हाँ। वो लगभग 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए तक मिल जाता है। 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक के जोड़ा मिल जाता है। लगभग 55-60 लाख रुपए का एक पड़ा, एक हो गया। हाँ, है ना, दोनों पूरा मिल गया। पूरा मिल गया। 150 गज का घर। हाँ, 150 गज का घर पूरा मिल गया जी। इसके अंदर आप कंपैरिजन करो सर थोड़ा सा। इसके ठीक सामने ही फेरी सेक्टर है। ये तो सेक्टर ही है ना? जी बिल्कुल सेक्टर है। क्योंकि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड और एचएसवीपी ऊपर से तो एक ही है, उसके तो एक ही है। हाँ, बिल्कुल। ये मर्ज हो रहा है। मर्ज हो रहा है। ठीक है। तो अब 150 गज जगह का मिनिमम रेट सर आप इस अर्बन एरिया में क्या मानते हो? अभी आज का मौके का 1.5 करोड़ से 2 करोड़ सर। नहीं, स्क्वायर यार्ड में। अच्छा। कितना रुपए पर स्क्वायर यार्ड? गज के हिसाब से। जी। गज के हिसाब से मतलब वही सर कि 1 लाख से लेके और 1.20 मैं मिनिमम मानता हूँ सर। हाँ। 80,000 रुपए गज मान लो आप। नहीं जी, किसी- हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी और लोकेशन हाँ और सेक्टर्स की सबकी बात कर ले। सबकी बात करें 80,000 80,000 मान लो। अब 120 गज 150 गज का रेट कितना होगा सर? 80,000 रुपए गज के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख रुपए हुआ। जी। जमीन की और यहाँ पर बड़ा हुआ मिल रहा है आपको सारा बना हुआ। और सही लोकेशन मिल रहा है। अच्छा सर, एक बात और इसमें एक मुझे पता नहीं है क्या क्वेश्चन है कि इनकी कोई उम्र भी होती है इन मकानों की? ये अगर जब जैसे फर्स्ट फ्लोर किसी के पास है, ग्राउंड फ्लोर किसी के पास है, और जब डैमेज हो जाए या क्या है एज वगैरह, बाद में कौन बनाएगा? सर ये पर्सन तो आपने तीसरी पीढ़ी का पूछा है वैसे तो। हाँ। क्योंकि जो बड़ा के चले गए, हाँ। क्योंकि 12 साल हो गए इनको आउट हो गए। जी जी। ठीक है, उसमें से रिटायर भी हो रही है हाँ। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले के। हाँ। आप ये भी चल रहे हैं, हाँ। अपनी अगली पीढ़ी भी आ जाएगी, उसकी अगली पीढ़ी का पर्सन है। ठीक है, हाँ ये जी। अपनी पीढ़ी और अपने वाले से अगली पीढ़ी का नंबर नहीं आएगा। इसके पीछे क्या है सर, जब कोई भी इस टाइप की गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है ना, जी। तो इसके बड़े मानक हैं जो उसको फॉलो करके चलती है वो कंस्ट्रक्शन में जो जैसे सर मैंने डीडीए के बारे में सुना, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो हमारे एचएसवी पे काम करे, वैसे डीडीए काम करेगा। वहाँ पर जो फ्लैट मिल रही है उनकी 30 साल की उम्र उन्होंने, मैंने सुना किसी से, हालांकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, 30 साल की उम्र बताई। नहीं सर, इसका 75 साल भी कम से कम भी याद है। 75 साल 75 अच्छा। अब आपने डीडीए की बात करी सर। जी। डीडीए का जो हेड ऑफिस है जो आईटीओ के पास, वो लंबी वो बिल्डिंग खड़ी देखी होगी हाँ जी, हाँ जी। जैसे चारों तरफ से रस्से भी लगे हुए हैं जी। 30 साल से तो 35 साल से सर उसको मैं देख रहा हूँ। अब अगर उसकी म्याद जितनी होती, इसमें इस बारे में अभी क्वेश्चन ये दिमाग में एकदम से आया कि भाई ये डीडी क्या के हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ सर मैं। जी। डीडी के हेडक्वार्टर 14-15 मंजिली है टीओ के ऊपर बिल्डिंग को। वो मैं 1989-90 में मैं फरीदाबाद पढ़ता था, जी। तो अपने गांव से आते जाते थे, तब से देख रहे हैं बड़ा मतलब इतनी ऊंची बिल्डिंग है, बड़ा वो देखते थे तो उनको 35 साल हो गए। जी। अगर मैं 30 साल की थी तो गवर्नमेंट कभी गाड़ी क्रॉस करती इसको। तो कोई भी बिल्डिंग सर ऐसे नहीं तो है कोई जो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो सर। कई बार क्या होता है कि जैसे अलग, या फिर ऐसे हो सर कि अलग स्टेट में अलग अलग कुछ इसके रूल्स हो जाएं, या नहीं, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट जैसे यहाँ तो एसएसवी बना रहा है, हाँ। और भी डिपार्टमेंट है ना, जैसे कोई हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी हॉस्पिटल बना रहा है, हाँ है ना, उनकी भी तो कोई उम्र होती है, रखते होंगे वो ये देखो, जब भी कोई टेंडर होता है ना जी। तो उसको वो सारी चीजें की जाती हैं। जी। जैसे आज की डेट में सड़क का भी निर्माण किया जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जो भी ठेकेदार होता है उसको एक क्वालिटी मेंटेन करके देनी होती है। फिर जी। 5 साल तक तब तो इंक्लूड कर दिया, मेंटेनेंस भी उसने कर दिया। रोड बनते हैं उसके लिए भी 5 साल तक मेंटेनेंस आपको उसने संभालना करना पड़ेगा भाई। हाँ जी, आप इन्हें करना है। और नेशनल हाईवे उनके लिए तो पता ही है कि मानक बहुत ही मतलब इंटरेस्ट लेवल पे। जी, जी, जी। इसी प्रकार से आपका जो पर्सन था वो क्वालिटी को लेकर, क्वालिटी को लेकर इसका सर प्लास्टर खराब हो सकता है। जी। ठीक है, अच्छा। ट्राई वगैरह नीति होगी या जो भी बाड़ू था, कई जगह नमी भी आ जाती है। जब ना रेत था मतलब उसको बिना छाने ही मतलब ऐसे ही मार दिया। ये कमियां हैं। जी जी। ठीक है, या बिना संभाल के रह रहा है। हाँ, हाँ। बाकी जो स्ट्रक्चर है ना सर इसका, वो स्ट्रक्चर जो है बहुत मजबूत है। स्ट्रक्चर अच्छा बनाया हुआ हाँ, है। स्ट्रक्चर अच्छा बनवाया भी, है। हाँ ठीक है भी, कई सालों तक चले, कई सालों तक चले। जी। 75 ईयर बता रहे हैं इसकी अच्छा। मियाद है। ठीक है, और लोगों ने देखा भी है भाई, जैसे लगभग पानी के टाइम पानी शॉर्टेज हुई थी अभी। जी, जी। तो बहुत सारे लोगों ने हाउसिंग बोर्ड में अपने जो पार्किंग एरिया था उसमें पानी के टैंक बनाए। तो पानी का टैंक 8 फुट 6 फुट 7 फुट
मतलब गहरा तो होता ही जी, होगा, जी, जी। तो इसकी जो नींव थी ना, हम्म। नीचे भी डबल बीम पड़ी हुई है। अच्छा। इट्स मींस मतलब जो इसका मैंने ब्रोशर पढ़ा तो ये अर्थक्वेक प्रूफ है। ये पूरी बिल्डिंग है जो अर्थक्वेक प्रूफ है। सजा सजा त्रेड़ा ही पड़ी हाँ, बिना वो संभाल अलग के बात है। खड़े हुए, वो बिना संभाल के हो रहे बिना हैं। संभाल के मेंटेनेंस प्रॉपर हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। दूसरा उदाहरण आपने 30 साल का जो बताया, मैं कंपैरेटिवली यही बता देता हूँ। हिसार का सबसे पहला हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 15 का है, जिसको 45 साल हो गए लगभग। जी हो गए होंगे 45 से ऊपर मतलब हो चुके हैं, लॉट हो गए उनको। जी जी जी। अभी तक बिल्डिंग कायम सही है बिल्कुल। और बिना संभाल तो आप अपने घर को बना लो, आप उसको संभालोगे ही नहीं, पानी छत पर खड़ा रहेगा, सिलेंडर में चोगेगा वो, ठीक है, दीवारें खराब हो जाएंगी, बाहर जाम आएगा तो वो लीक तो करेंगे करेगा। चलो सही है, आपने ये इससे जुड़े हुए चलो ये बात हुई। अब सर किसी को ये अपनी जरूरत के हिसाब से, चाहे वो EWS वाले हैं, चाहे LIG है, HIG है, MIG, जो भी उनको लेना हो, तो क्या ये चीजें डिपार्टमेंट से ही जाकर के उधर मिले, जैसे आपने अभी बताया ऑक्शन की, या फिर मतलब जैसे साधारण जैसे आप हो इस फील्ड के बड़े अच्छे जानकार हो, बहुत अच्छा इसमें जानकार रखते हो, तो किस टाइप से संपर्क किया जाए अगर किसी को लेना होगा? देखो जो हुडा का इसका हाउसिंग बोर्ड का जी बीकर सेक्शन का भी जैसे आया है, लिखा है उसमें EWS। जी। हालांकि EWS के लिए नहीं है वो, हम्म। कोई भी बिड लगा सकता जी, है। जी, जी, जी। वो उसकी साइट पर जाए, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की E-ऑक्शन की एक साइट है जी। वहां पर रजिस्ट्रेशन करें। हम्म। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिस डेट की बिड लगनी है उससे 24 घंटे पहले उनके खाते में पैसे EMD के ऐड कर दे, ट्रांसफर कर दे जी। और इस दिन ओपन हो उस दिन अपना बिड में शामिल हो जाए। मतलब तो रजिस्ट्रेशन करके हाँ। 25% अपने जमा करवाओ, जमा करवाओ। ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन माध्यम से जी। 10% वो 25%, हाँ 10%। हाँ 10%, और उसमें वीसा लेके अपने नाम से वो छुड़वा सकता है। ठीक। रेस्ट जो बच गए, हाँ जो उड़ान हाँ, तो मुझे वहां से लेना है, ऑप्शन आई नहीं है मुझे, हाँ। अभी लेना है, अभी ऑप्शन अभी चल रही आई है, तो उसमें यहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टी एडवाइजर बैठे हुए हैं, जी जी। ठीक है, उनसे संपर्क करें वो। हाँ जी। उनके पास से बेचने वाले भी आते हैं, खरीदने वाले भी आते हैं। जी जी। उनको पता होता है कि हाँ ये फ्लैट अभी मार्केट में बिकने के लिए आ रहा है, ये बेचने के लिए इंटरेस्टेड है। जी जी। ठीक है, वहां से वो संपर्क करें। और लेकिन यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगा भाई, आप जब भी कोई डील करते हैं तो सेलर पार्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जरूर चेक कर लें। जी। अच्छा, उसमें क्या क्या चीजें चेक करें? उसमें सबसे पहले फर्स्ट अलॉटमेंट, अच्छा, पोजेशन, ठीक है, ये मतलब पूरी चेन में कहूंगा, क्योंकि उसका पहले भी वो दिख रहा हो जी। तो जिसको अलॉट हुआ तो उसके आगे उसने एक बार बेच दिया, फिर उसने भी बेच दिया, तो वो पूरी चेन है जो चेन मैंने बताई कि भाई अलॉटमेंट, पोजेशन, फिर नोटिस आता है, कन्वेंस डीड आती है, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बेच रखा है तो उसकी सेल डीड आएगी, रिलॉटमेंट आएगा, ठीक है, वो पूरी चेक करेगा जी। उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? उसमें गड़बड़ी हो सकती है, कोई 20 में पेपर अच्छा, चेन पूरी ना बनती हो, तो ऐसी स्थिति में जो लोन लेने क्या वाले भाई चेन में कहीं कमी हो तो फिर वो आदमी उसको पोजीशन या कब्जा किए बैठा रह सकता है? हाँ रह सकता है। अच्छा। पेपर तो गुम भी हो सकते हैं, आग भी लग सकती है, सारे खत्म भी हो सकते हैं, हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अच्छा। लेकिन मैं उन निवेशकर्ताओं के लिए बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर के लिए बोल रहा हूँ, जो वर्कर्स अपना लेके आ रहे हैं, उनके वो एम्प्लॉइज हैं, उनको लोन लेना है, हाँ हाँ, तो ऐसी स्थिति में लोन नहीं मिल पाएगा, डॉक्यूमेंट की कमी नहीं, वजह से डॉक्यूमेंट की कमी है, हाँ। तो सही बात करें, लोन नहीं मिल पाएगा, लोन नहीं मिल पाएगा उनको। और इन फ्यूचर वो बेचेंगे तो भी अगले लोन लेना हो तो भी समस्या आएगी। हाँ, डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। ठीक है, तो मोर साहब आपका बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी ही, साथियों रोहतास मोर जी हैं, हाउसिंग बोर्ड के खासकर बड़े जानकार हैं। अगर आपको हिसार हाउसिंग बोर्ड में किसी प्रकार से प्रॉपर्टी लेनी है, बेचनी है, सर से आप संपर्क कर सकते हैं। और इधर हाउसिंग बोर्ड के पास ही सर का ऑफिस है, तो वहाँ आप मिल सकते हैं। और बाकी मैं स्क्रीन पे नंबर भी दूंगा, मेरे भी दूंगा, सर के भी दूंगा। आपको किसी प्रकार से कोई जानकारी चाहिए तो आपको बात भी कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का सर यही मकसद था कि बारीकियों से यहाँ पर डील करने वाले लोगों को भी नहीं पता सर, मैं ये बताता हूँ कि इसकी बारीकियां क्या है। भी हाँ ठीक है, कोई आया वो बेचने के लिए आया, वो रख लिया, खरीदने वाला आया वो रख लिया, अब क्या करवाना क्या नहीं करना, बेचारे जो लेना है वो पीछे पीछे और जो उसको खरीदना है वो पीछे पीछे। तो इसीलिए और आपको एक साइज क्लियर हो जाए, साइज क्लियर, जो साइज उसके अंदर बना क्या है, तो
तो ये हम एक जनहित टाइप की आप सबके लिए सूचनाएं पहुंचाई है। हमारा मकसद यही रहता है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कि आप किसी प्रकार से ठगी का शिकार ना हो, बेईमानी का शिकार ना हो, जो आप चीज़ लेना चाहते हैं वही चीज़ आपको मिले। और कि भाई बड़े मुश्किल से सपने सजोए जाते हैं सर, कमाई बड़ी मुश्किल से जाते हैं पैसे भी। तो और आप क्या कोई कुछ बात बची है हमारे दर्शकों को बताने के लिए? सर ऑलमोस्ट तो अपनी बातें हो चुकी हैं जी, ठीक है, क्योंकि निवेशकर्ता को हमने शुरू से ही जब अपना वीडियो स्टार्ट हुआ था तब से उनको हम अलर्ट ही करते आ रहे हैं, कोई ठगी का शिकार ना हो जाए, सारी चीजें चेक करें, लीगली पॉइंट से सही होना चाहिए, ठीक है। आप आ रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, रहने का सपना संजो रहे हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, तो शहर की तरफ मूवमेंट करता है, शहर करने के लिए हो रहा है। जी जी जी। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जरूर यहाँ पर निवेश करें, और जो चीज़ें हमने इस वीडियो में शॉर्ट जितना भी एक टाइम दे पाए उसमें बताई गई उसको ऊपर जरूर गौर करें। कीमतें जो हमने बताई हैं वो टेंटेटिव होती हैं, ऊपरी से थोड़ा बहुत होता ही है जी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को लेकर विशेष रूप से आप जरूर सजग रहें। बिल्कुल। मैं सभी निवेशकर्ताओं को जो भी सपना रखते हैं घर बनाने का, घर रहने का, फ्लैट का, उनसे यही अपील करता हूँ भाई आप इसका ठगी का शिकार ना हो। सर बाकी तो हमने मोटी मोटी बात कर ली बात, और फिर हमें फोन नंबर भी दे रहा हूँ, तो किसी को और कोई क्वेश्चन बच गया हो सकता है हमसे भी कुछ छूट गया हो सर, तो वो फोन के माध्यम से हमें संपर्क कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। बिल्कुल। और ना केवल हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर के आपको प्लॉट लेना है या बेचना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसका भी आपको अच्छे रेट में बेस्ट लोकेशन और बेस्ट प्राइस और बिना किसी भी लाग लपेट के। एक बात जो सर हमेशा मैं इन साथियों को कहता हूँ कि जब भी आप शहर में कुछ लेने बेचने के लिए आओ, कम से कम 5-4 लोगों से तो जरूर मिलो, हाँ बिल्कुल, आपको तस्वीर वैसे क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल, 5-4 जो डील करने वाले लोगों से मिलो, आपको अंदाजा लग जाएगा। और कुछ अगर मुझे सेक्टर में प्लॉट लेना है सर, तो मैं आकर के सेक्टर में घर बने हुए लोग, साधारण लोग हमारी तरह बैठे हैं, उनसे थोड़ा बातचीत कर लेंगे, क्या रेट चल रहा है थोड़ा पता चल जाएगा। अगर हाउसिंग बोर्ड में लेना तो हाउसिंग बोर्ड में जो घर बनाए बैठे हैं तो लोग सारे मदद करने वाले बता भी देते हैं भी हमारे यहाँ ये रेट चल रहा है। बिल्कुल। तो उसमें देखो 1-2 लाख रुपए लोकेशन वाइज ऊपर नीचे हो जाए, बहुत अलग बात है। बाकी एक एक्यूरेट आदमी 5-4 लोगों से बात करता है, पता चल जाता है। बिल्कुल। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब से ये जो अंतिम आग्रह रहता है हमारा कि अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप Facebook पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए हिसार के कोने कोने से और हिसार की किसी प्रकार की प्रॉपर्टी हो सारी आपके लिए हम लगातार लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।